हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, सेबी अर्थात सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत की एक नियामक संस्था है, उसने वर्ष 2024 के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसीज को की अधिसूचना जारी किया है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड, हालांकि ये जो अधिसूचना है यह कंप्लीट अधिसूचना नहीं है, कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है। जो इसके लिए जो डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है अर्थात जो विस्तृत विज्ञापन है, वह विज्ञापन हम लोग देख पाएंगे 13 अप्रैल 2024 को, अर्थात लगभग एक महीने के बाद हम लोग डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट इस नोटिफिकेशन का देख पाएंगे। और उसी दिन से अपने जो भी चहिता जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी दिन से अर्थात 13 अप्रैल से ही लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा ताकि अपने स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया जा सके। फ्रेंड, कौन कौन से स्ट्रीम्स है और उनकी वैकेंसीज़ क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर 62 पोस्ट्स है, 62 वैकेंसीज़ है। बाकी अन्य जो भी हम लोग स्ट्रीम्स देख पा रहे हैं वो सारे स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स है। यदि हम लोग बात करते हैं लीगल स्ट्रीम की, तो इसमें हम लोग 5 पोस्ट्स देख पा रहे हैं, 5 वैकेंसीज़ है। उसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए 24 पोस्ट्स है, 24 वैकेंसीज़ है। इंजीनियरिंग के लिए 2 यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। रिसर्च अनुसंधान के लिए 2 रिक्तियाँ यहाँ पर दिख रहा है। और यदि हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की अर्थात राजभाषा अधिकारी के लिए, तो उसके लिए जो पोस्ट्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है संख्या में। अब फ्रेंड, जानते हैं कि इस परीक्षा के लिए क्या अर्हता है, अर्थात राजभाषा अधिकारी के लिए अर्हता क्या आपके पास होना चाहिए, आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्या है। फ्रेंड, जितनी भी राजभाषा अधिकारी की परीक्षा होती है उसमें जो एलिजिबिलिटी रखा जाता है वह पीजी होता है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री है ना। यहाँ पर 3 तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपके पास तो मास्टर्स डिग्री तो होना ही चाहिए, पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना है। और पोस्ट ग्रेजुएशन किस में है आपका, किस में रहना चाहिए वो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हिंदी में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या हिंदी अनुवाद में आपने मास्टर्स डिग्री ले रखा है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में अर्थात डिग्री लेवल में अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो, तब आप इस परीक्षा के लिए अर्हता रखते हैं। यदि दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तब यहाँ पर हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि मास्टर्स डिग्री आपका संस्कृत में होना चाहिए या अंग्रेजी में होना चाहिए, अर्थशास्त्र में होना चाहिए या वाणिज्य विषय में आपका पीजी होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में हिंदी एक विषय रहा हो, तब आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। यदि ऊपर के दोनों ही अर्हता को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तब यदि आपने सिर्फ और सिर्फ पीजी किया हुआ है, यदि ग्रेजुएशन को छोड़ दे, ग्रेजुएशन में कोई भी विषय आपका रहा हो, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इस तीसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यदि बात करते हैं, तो आप यदि सिंपली मास्टर्स डिग्री रखे हुए हैं और हिंदी में आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है और अंग्रेजी में भी मास्टर्स डिग्री कर रखा है, या आप हिंदी अनुवाद में मास्टर्स डिग्री लिए हुए हैं, तब भी आप इस तरह की परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एज एलिजिबिलिटी की। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, एज एलिजिबिलिटी वही है जो कि अन्य एग्ज़ाम्स के लिए रहता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि मैक्सिमम एज क्या रहना चाहिए, मतलब साधारण जो भी वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं उसके लिए तो 30 वर्ष है यहाँ पे। और जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको उसी अनुसार कैलकुलेट कर लेना है कि उनको कितने साल का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होने वाला है, जो कि सिंपल है। वो कोई भी नोटिफिकेशन में इस तरह की सूचना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर यदि हम लोग अब 4th पॉइंट की बात करते हैं,
तो यहाँ देख पा रहे हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, अर्थात किस तरह से परीक्षा होगी, परीक्षा का प्रारूप किस तरह का रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परीक्षा जो होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें 3 फेजेस रहेंगे। पहला फेज़ जो होगा सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। पहला फेज़ में 2 पेपर्स होंगे और दूसरा जो है फेज़ उसमें भी 2 पेपर्स रहेंगे और तीसरा जो फेज़ होगा वह इंटरव्यू होगा। ओके, हालांकि मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अर्थात परीक्षा के प्रारूप के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। हम लोग 5वें पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं कि क्यों कैंडिडेट्स इसके लिए जाएं। दरअसल ल्यूक्रेटिव जो सैलरी होती है, जो आकर्षक जो वेतन मान होता है, उसके कारण से कैंडिडेट्स काफ़ी इस तरह के परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्सुक होते हैं। बहुत सारे लोग इसको लेकर के बहुत ही आशान्वित रहते हैं। वे 1 साल से इस परीक्षा के लिए तैयारी करते रहते हैं। इस तरह की परीक्षा के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इस तरह की परीक्षा आए और सेबी में मैं जाऊं या कोई नियामक संस्था में मैं कार्य करूं, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे इस तरह का सेबी का एग्ज़ाम क्यों ना हो। ऐसा देखिएगा, सबसे बड़ी जो चीज़ है और जो आकर्षित करती है कैंडिडेट्स को, वह इसकी ल्यूक्रेटिव सैलरी। आप जस्ट देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पे एंड बेनिफिट्स की यदि बात करते हैं, देखिएगा पेमेंट तो 44,500 है, लेकिन बेनिफिट्स की यदि बात किया जाए तो बेनिफिट्स वगैरह को जोड़ करके देखिएगा 1,49,500 रुपया आपका पर मंथ यहाँ पर बनने वाला है, यदि आपका अंतिम रूप से चयन होता है तो क्यों नहीं इस तरह की परीक्षा के लिए कोई तैयारी करें। और चूँकि नियामक संस्था में काम करना एक गर्व की बात होती है। और इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दूसरे तरह के बेनिफिट्स आपको क्या प्राप्त होने वाले हैं। लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलावेंस, फिनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कई सारे ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इस कारण से नियामक संस्था के द्वारा जो भी वैकेंसीज रिलीज़ किए जाते हैं उनकी संख्या भले ही कम होती है, लेकिन एक बार चयन हो जाने के बाद ज़िंदगी ही बदल जाती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, तब आपको ज़रूर इस तरह की परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। आप अन्य जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से राजभाषा अधिकारी की वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है, उनकी परीक्षा की तैयारी आपको साल भर करने चाहिए। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में और कुछ देख लेते हैं इसके अलावे और क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं। देखिएगा, एक एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी वही 1,000 है और बाकी अन्य जो कैंडिडेट है जो SC ST है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो ये हुआ इस अधिसूचना, इस नोटिफिकेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और इसका जो डिटेल्ड जो एडवर्टीज़मेंट आएगा वो तो 13 अप्रैल 2024 को आएगा, अगले महीने आएगा। अब फ्रेंड जान लेते हैं, चूँकि हम लोग राजभाषा अधिकारी को लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो इसी को ही फोकस करते हुए चलते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी होता है जानना। और चूँकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो उसमें PGDT की रिक्वायरमेंट कहीं है नहीं। PGDT पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। अनुवाद में आपको और सर्टिफिकेट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुवाद के क्षेत्र में। तो क्या है कि कई सारे कैंडिडेट्स इस तरह के एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम का पैटर्न शायद कई सारे कैंडिडेट्स के लिए कष्ट साध्य होता है। इट्स रियली वेरी मच कम्बरसम फॉर मेनी कैंडिडेट्स। बाय द वे फ्रेंड, एग्ज़ाम पैटर्न पर अब हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड, हम लोग संक्षेप में ही अधिसूचना में हम लोगों ने देख लिया था कि परीक्षा 3 फेजेस में ली जाती है। पहला जो इसमें 3 फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 3 की यदि बात करते हैं तो यह इंटरव्यू है, ठीक है।
इंटरव्यू का फेज़ है। फेज़ 1 फ्रेंड यह क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और फेज़ 2 जो होता है वह स्कोरिंग होता है, और इंटरव्यू भी स्कोरिंग होता है। अर्थात ये जो दो फेजेस हैं, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, इसी दो पर ही आपका सिलेक्शन निर्भर करता है, आपका चयन निर्भर करता है। लेकिन फेज़ 1 में यदि क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो फेज़ 2 में आप जाएंगे क्यों? फेज़ 1 में कम से कम आपको 30 अंक 100 नंबर का आता है। मतलब 2 पेपर्स रहते हैं, 100 अंक के रहते हैं, और उसमें आपको 30% अंक हासिल करने ही पड़ते हैं। यदि आप 30% अंक आप अर्जित कर लेते हैं तब आप इस दूसरे फेज़ के लिए खुद को क्वालिफाई पाएंगे। अब फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि प्रश्न का प्रारूप फेज़ 1 में क्या रहता है। फ्रेंड फेज़ 1 जो होता है वह 2 पेपर लिए हुए रहता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 100 अंक के होते हैं। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और जो टाइम जो होता है वह 1 घंटे का होता है, ठीक है, 1 घंटे आपको मिलता है। और पेपर 2 की यदि बात करते हैं तो इसमें भी क्या है कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं वे 100 होते हैं, और क्या है कि मार्क्स भी जो होते हैं वे 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स। और जो टाइम जो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, और जो टाइम जो आपको मिलता है वह कम मिलता है, वह मात्र 40 मिनट ही आपको इसमें मिलता है, और 40 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस को हल कर लेने होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही MCQs होते हैं, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। यदि हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं इसकी, ये चूँकि पेपर 1 जो होता है वह लगभग सभी कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 अनिवार्य रहता है। पेपर 1 सबको देने पड़ते हैं, किसी भी स्ट्रीम से वह क्यों ना बिलोंग करता हो। पेपर 1 में क्या क्या रहता है? पेपर 1 में आपका रहता है GA, जो कि सोशियो इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न पर आधारित होता है, ठीक है। GA होता है, जनरल अवेयरनेस पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसके बाद इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड्स कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ही प्रश्न इस पर आते हैं। इसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित प्रश्न रहते हैं, अर्थात मैथमेटिक्स से प्रश्न रहते हैं। इसके बाद चौथा जो पेपर रहता है वह होता है रीजनिंग, ओके, रीजनिंग। और ये जो चारों जो खंड है, चारों खंड से मिला जुला करके प्रश्न 100 के रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। आपको 1 घंटा का समय इसके लिए प्राप्त होता है। अब कोई भी गलती आप करते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, अर्थात 1/4 मार्क आपका काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड अब बात करते हैं ये जो पेपर 2 जो होता है वो दरअसल आपका जो भाषा से संबंधित जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, अर्थात भाषा में दक्षता पर आधारित यह पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, लेकिन समय 40 मिनट ही आपको प्राप्त होगा। इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि आपके पास काफ़ी स्पीड होना चाहिए। नॉलेज चूँकि आपके पास अच्छा रहेगा तभी आप प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर सकेंगे, एक्यूरेसी के साथ हल कर सकेंगे। आपको काफ़ी अभ्यास करने पड़ेंगे, ठीक है। यह जो है आपका दरअसल आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, अर्थात प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न इसमें रहेंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसका जो कट ऑफ जो रहने वाला है, इसका
वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका जो कट ऑफ होगा 40% होगा, अर्थात 100 में 40 अंक तो आपको लाने ही होंगे। और पेपर 1 में आपको 30 अंक तो लाने ही होंगे, अर्थात दोनों ही पेपर मिला जुला करके यदि अंक लाने की बात करते हैं तो 70 अंक आपको कम से कम लाने होंगे, 200 में 70 अंक लाने होंगे, तब आप दूसरे चरण के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि पेपर 2 में प्रश्न किस तरह के आते हैं। फ्रेंड, जो प्रश्न आते हैं, चूँकि जैसा मैंने कहा कि प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित इसमें प्रश्न रहते हैं, तो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे, राजभाषा अधिनियम होगा, राजभाषा एक्ट से संबंधित राजभाषा अधिनियम पर आधारित प्रश्न रहेंगे, राजभाषा का जो नियम है, राजभाषा से संबंधित जो नियम है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और भी कई तरह के प्रश्न इस खंड से आपके रह सकते हैं, राजभाषा से ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसके बाद फिर हिंदी अंग्रेज़ी अनुवाद पर प्रश्न रहेंगे, हिंदी अंग्रेज़ी अनुवाद पर प्रश्न रहेंगे, और फिर पारिभाषिक शब्द पर आधारित प्रश्न रहेंगे, पारिभाषिक शब्दों पर आधारित प्रश्न आपको प्राप्त होंगे, और इन सबों पर 100 क्वेश्चंस यहाँ पर प्राप्त होंगे, और 100 प्रश्न को आपको 40 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो आशा करते हैं कि फेज़ 1 से रिलेटेड जो जानकारी, जो बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो आपको प्राप्त हो गए होंगे। अब यदि इसमें क्वालिफाई करते हैं, है ना, इसमें आप कट ऑफ मार्क्स को लाते हैं, तब आप फेज़ 2 में पहुंचते हैं, है ना, फेज़ 2 में पहुंचते हैं। और फेज़ 2 में किस तरह के प्रश्न के पत्र आते हैं, देखिएगा, फेज़ 2 में भी 2 तरह के पेपर्स आपके रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वह दरअसल सबों के लिए कॉमन पेपर होता है, जैसे कि हम लोग फेज़ 1 में भी देख रहे थे कि पेपर 1 सबों के लिए कॉमन पेपर था पेपर, और फेज़ 2 में भी जो पेपर 1 है वह सभी के लिए कॉमन पेपर, और वह जो पेपर कहलाता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर, है ना, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में किस किस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे, तीन प्रश्न रहेंगे। कौन कौन से प्रश्न रहेंगे? एक जो प्रश्न होगा वो होगा आपका ऐसे 150 शब्दों पर आपको टाइप करके लिखना है, टंकन करके लिखना है कंप्यूटर पे। ओके, चाहे आप रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें, चाहे आप इंस्क्रिप्ट बोर्ड का आप इस्तेमाल करें, यही 2 बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपको निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पर एक प्रश्न होगा, इसके बाद फिर एक जो प्रश्न होगा वह होगा प्रेसी पर, अर्थात संक्षेपण पर, अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, तीसरा जो होगा वह होगा आरसी अर्थात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के प्रश्न आपको दिखाई देंगे फेज़ 2 के पेपर 1 में। कितने मार्क्स के होंगे, अब इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि ये जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वे 100 अंक के रहेंगे। ठीक है, 100 अंक के रहेंगे, और आपको समय कितना मिलेगा, 60 मिनट का समय आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और जहाँ तक कट ऑफ लाने की बात है, इसमें इसका क्या कट ऑफ आपको निर्धारित करना है, वह 30% रहेगा, अर्थात 100 में आपको कम से कम 30 अंक तो प्राप्त करने ही होंगे। क्लियर हुआ यहाँ पर? अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की, फेज़ 2 के पेपर 2 की। पेपर 2 ये भी जो होगा वह दरअसल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर आधारित पेपर रहेगा, और अर्थात प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित रहेगा। और ये जो दोनों पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, दोनों स्कोरिंग है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंक इसमें अर्जित करने होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि
इसमें कितने प्रश्न आपके रहने वाले हैं? 100 प्रश्न रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, और इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 40 मिनट ही दिया जाएगा। और इसमें वही सारे प्रश्न, उसी तरह के प्रश्न रहेंगे जिस तरह के हम लोग फेज़ 1 के पेपर 2 में हम लोग देखते हैं। वही राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, इसके बाद फिर क ख क्षेत्र से संबंधित पत्राचार, टंकन, है ना, टिप्पण लेखन, इस तरह के विषयों पर आधारित प्रश्न आपको फेज़ 2 के पेपर 2 में प्राप्त होंगे। ठीक है, पारिभाषिक शब्द रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद रहेंगे। तो ये हो गया फिर पेपर 2 से संबंधित आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम का प्रारूप। और थर्ड फेज़ के बारे में हम लोग तो जानते हैं, थर्ड जो फेज़ है वो तो इंटरव्यू का है। ठीक है, अब जहाँ तक वेटेज की बात करते हैं, चूँकि फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों ही क्या है, स्कोरिंग फेज़ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने पड़ेंगे। तब यदि हम लोग बात करते हैं वेटेज की, तो वेटेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1/3 वेटेज आपको प्राप्त होता है फेज़ 2 के पेपर 1 में। कम वेटेज है, लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा वेटेज है। पेपर 2 का जो वेटेज है 2/3 वेटेज है इसका, इसमें आपको ज़्यादा प्रोफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा। दरअसल इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप पहले से ही खुद को तैयार कर ले कि आपको क्विक रहने हैं, आपको तत्परता दिखाने हैं, आपका जो अक्यूमेन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो काफ़ी सटीक होना चाहिए, काफ़ी तगड़ा होना चाहिए, काफ़ी बेहतर आपका थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। तब आप इस तरह के एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी विस्तार से जान चुके होंगे। यदि आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आप उस अर्हता को रखते हैं, आप तो अर्हता तो अवश्य ही रखते होंगे, क्योंकि राजभाषा अधिकारी के लिए आप लोग सभी यहाँ पर सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो मेन है कि कैसे खुद को मोटिवेट करेंगे, किस तरह से आपको रणनीति बनाना है इस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए। आप कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। जीए, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप को मात्र 100 में 30 ही अंक लाने हैं। मेन जो गेम चेंजर है वह है लैंग्वेज प्रोफिशिएंस। लैंग्वेज में हिंदी भाषा, हिंदी अंग्रेजी भाषा में आपको प्रोफिशिएंट होना है, आपको दक्ष होना है। ठीक है, आशा करते हैं आप इस वीडियो सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और खुद को मोटिवेट करिए, खुद को तैयार करिए इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि यह काफ़ी पॉश जॉब आपको प्रोवाइड करता है। आपका जनरेशन सुधर सकता है, आपको काफ़ी गर्व की अनुभूति होगी यदि आप इस तरह के परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसमें आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पर हम लोग इसी एग्ज़ाम से संबंधित कुछ अन्य तरह के चीज़ों के बारे में कुछ जानेंगे, समझेंगे। शुभकामनाएं।